और उसके बाद उनका एलसीएम ले लेना 15, 20, 10 का, and then you have to solve it. Have you done this way only? Yes, ma'am. Okay. Sorry, what you are saying? In fractional form. Sorry. The answer will be in fractional form. Yeah, it will be in a fractionate form only, because we are solving it reciprocally, na? 1 upon 1 upon 1 upon. We are putting values like this. So answer will be in fraction form, P by Q form only. I'm done. And is it okay if I mail them to you? Okay. So now, once we are done with this, okay, we will be looking at the disadvantages of series and parallel, what is good and what is bad for us. ठीक है, जब हम इन दो को पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जब हम सीरीज की बात करते हैं, क्योंकि ये आपस में सारे कनेक्टेड हैं, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा ये रहता है सीरीज सर्किट के अंदर कि मान लो कि अगर हमारा कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में दिक्कत हुई, मान लो R1, R2, R3, ठीक है, ये तीन मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, लेकिन सब मैंने आपस में सीरीज में कनेक्ट कर रखा है पूरा सर्किट अपने घर का। ठीक है, अब मान लो मेरी फ्रिज चलनी बंद हो गई, R1 मेरी फ्रिज है, R2 मेरा एसी है, R3 मेरा टीवी है। अब मैंने सबको सीरीज में लगा दिया, सारा कनेक्शन जो मेरा मेन मीटर से है, ठीक है, वो सारा मेरा पूरा सीरीज में है। अगर मेरी फ्रिज काम करना बंद कर जाए, मेरी फ्रिज खराब हो जाए, या फ्रिज के सर्किट के अंदर या उसके रजिस्टर के अंदर या उसके तारों में आग लग जाए, तो क्या होगा? अगर कुछ भी डिफेक्ट आता है तो मेरा एसी काम नहीं करेगा, मेरा टीवी काम नहीं करेगा, तो मेरे सारे अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे खुद ब खुद।
ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक ये आता है क्योंकि सबका मेन स्विच एक ही है ना, अब मैं एक को बंद करना चाहूंगी तो मेरे सारे बंद होंगे। ये दूसरा ड्रॉबैक है कि कोई भी एक सर्किट को आप या एक रजिस्टर को आप ऑन नहीं रख सकते। तीसरी चीज क्या है, हर अप्लायंस को सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, जो मेन हमारे घरों में पावर सप्लाई आती है ना वो 220 वोल्ट की आती है, आप इसको लिख के रख लो। जो हमारे घर में पावर सप्लाई होती है वोल्टेज की वो 220 वोल्ट होती है। ठीक है, और हर एक अप्लायंस को वो सेम वोल्टेज नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमने सीरीज में क्या कहा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हमारा वोल्टेज जो है वो डिफर करता रहता है, वेरी करता रहता है ना। तो एक ड्रॉबैक क्या है, हो सकता है वो वोल्टेज कम आने की वजह से हमारा कोई अप्लायंस खराब हो जाए, या कोई अप्लायंस हमारा ऐसा हो जिसके अंदर वोल्टेज ज्यादा की जरूरत नहीं है लेकिन उसमें ज्यादा आ गया तो वो भी खराब हो जाएगा, है ना। तो वोल्टेज हमारा बढ़ती कम अनइक्वल ही जाता है। फिर जो हमारा रेजिस्टेंस है ओवरऑल सर्किट का वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमारा जो करंट है सप्लाई है वो लो है, राइट। सॉरी, व्हाट आई जस्ट सेड, या सॉरी, करंट तो इक्वल है क्योंकि जैसे मैंने बोला करंट जो था वो सारा का सारा टोटली पास हो रहा था, है ना। तो वो सारा करंट जब जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। हमने ओम्स लॉ में यही पढ़ा था, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो हमारा सीरीज में ये दिक्कत होती है कि करंट के बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, हमारा रेजिस्टेंस लो हो जाता है। फिर जब हम एडवांटेजेस हैं हमारे पैरेलल कनेक्शन की, एज सच कोई डिसएडवांटेज नहीं है। पैरेलल कनेक्शन का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि अगर एक अप्लायंस ने काम करना बंद कर दिया तो बाकी वर्क करते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था। अब मान लो ये मेरे 3 अप्लायंसेस हैं, ठीक है, तो मेरा ये वाला अप्लायंस काम नहीं कर रहा R1, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे तो करंट आ रहा है ना, यहाँ पर भी करंट आ रहा है, राइट। तो मेरे ये दो R2 R3 अफेक्ट नहीं हो रहे इससे, मेरे अप्लायंसेस क्या हो है अपने आप वर्क कर रहे हैं, किसमें, पैरेलल कनेक्शन में। और उसके बाद दूसरी चीज क्या है, हर अप्लायंस का अपना खुद का स्विच होगा, ठीक है, तो वो हम उसको बंद भी कर सकते हैं खोल भी सकते हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। हमारे घरों में जितने भी कनेक्शन होते हैं वो सारे पैरेलल में वर्क करते हैं, हम कभी फ्रिज बंद कर देते हैं, हम कभी पंखा बंद कर देते हैं, है ना, राइट। कभी हमने टीवी बंद कर दिया, कभी एसी बंद कर दिया, तो सबके कनेक्शन अलग अलग होते हैं, लाइक सबके जो स्विचेस हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वो सब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। Yes, ma'am. Then when we talk about heating effect of electric current, तो बेसिकली क्या है कि जब हम करंट पास करते हैं तो उसके अंदर गर्मी पैदा होती है। जब हम एनर्जी लॉ की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है। अब हमारा जो करंट है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है, तो वो करंट एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। जब ट्यूबलाइट जलाए रखोगे तो क्या होगा, ट्यूबलाइट गर्म हो जाती है, टीवी ज्यादा देर चलता रहेगा, टीवी गर्म हो जाता है, मोबाइल फोन ज्यादा देर चार्ज होगा तो मोबाइल फोन गर्म हो जाता है। Still left the meeting. Yeah. Okay. Am I audible? Yes, ma'am. I was disconnected. No problem. Yeah. So हाँ,
जब हम हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो अगर हम मोबाइल फोन को ज्यादा देर चार्ज पे लगाते हैं, मोबाइल फोन गर्म हो जाता है, तो ये क्या है? ये हीटिंग इफेक्ट है। किसका? करंट का, क्योंकि वो करंट से कनेक्टेड है, तो करंट का इफेक्ट क्या आ रहा है कि वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली क्या होता है, हमारा रजिस्टर हीट होने लगता है जब भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी चीज से पास ऑन होती है। The heating of resistor because of dissipation of electrical energy is commonly known as heating effect of electric current. Dissipation basically क्या है? पास ऑन। जैसे कि हमारे रजिस्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है, तो उसका पास होना बेसिकली क्या कहलाता है? हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। बल्ब को जला लो तो उसके अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है ना उसमें से, तो उसका क्या हो रहा है? हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, जिसके अंदर आपको कुछ एग्जांपल्स यही दिए, व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो उसका फिलामेंट गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्म होने की वजह से क्या हो रहा है? अब हमें लाइट मिल रही है। तो इफेक्ट की यानी कि हीटिंग इफेक्ट आया तब हमें लाइट मिल रही है। ठीक है, अगर वो फिलामेंट जल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस जल गया, ठीक है, वो वर्क करना बंद कर दिया, तो हमें लाइट थोड़ी मिलेगी फिर, क्योंकि वो इफेक्ट ही खत्म हो गया। फिर जब हम कॉज पढ़ते हैं तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट को जनरेट करता है ताकि वो ओवरकम कर सके रेजिस्टेंस को जो कि कंडक्टर दे रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस क्या है? कंडक्टर की खुद की पोटेंशियल है जो कि रोक रहा है फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, तो वो रोकना चाहेगा, तो वो हीट इसीलिए होता है कि हायर द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जितना हाई होगा तो उतना ही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सकता है। मैं अगर मान लो मेरा वेट 20 kg है, जस्ट इमेजिन आई एम अ स्मॉल किड। ठीक है, अब मेरे सामने कोई 100 किलो का आदमी आ जाए, क्या मैं उसको रोक लूंगी? वो 20 kg क्या है? मेरा रेजिस्टेंस है, और वो 100 kg मेरे सामने क्या है? करंट है, तो मैं उसको नहीं रोक सकती, कंडक्टर खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 100 हूं और सामने वाला मेरे को 120 भी मिल गया, तो एक तरीके से मैं उसको रोक लूंगी एनी हाउ। ठीक है, तो हमें कंडक्टर को अच्छा बनाने के लिए क्या होता है? रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, ताकि अगर ज्यादा करंट भी आ जाए तो भी वो उसको कंट्रोल कर ले। ठीक है, कि मेरे अंदर हालांकि मैं 100 kg की हूँ, लेकिन मैं 120 वाले को कंट्रोल कर रही हूँ, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। राइट, जिसके अंदर हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे। आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके अंदर वैसे कुछ भी नहीं है, वो जो हमने करा था ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, बस वही फॉर्मूला है। तो यही था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसके अंदर जूल्स ने अपनी एसआई यूनिट हमारी वर्क डन की जूल्स थी। तो इसमें क्या दिया है? इलेक्ट्रिक करंट आई है जो कि एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर है उससे फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर का वी हो जाएगा। अब जब हम करंट की बात कर रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है यानी कि उसके अंदर चार्जेस फ्लो हो रहा है, बेसिकली मूवमेंट ऑफ चार्जेस हो रही है। तो वो चार्ज जो है वो टाइम टी में हो रहा है। तो क्या होगा, उस चार्ज को मूव कराने के लिए जो कि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पे है, तो हमें कितनी मेहनत लगेगी? यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस आपको है और आप उस चार्ज को मूव करा रहे हो, तो आपने कितनी मेहनत करी, यानी कि कितना वर्क डन करा। इज दैट ओके? तो ये वर्क डन आपको निकालना है और इसकी यूनिट होती है जूल्स। तो जब हम पावर इनपुट की बात करेंगे कि उसकी पावर क्या है, तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम। और वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज अपॉन में टाइम हमने यहां से लिया है। इज दैट ओके? तो हमारा पावर का एक फॉर्मूला तो ये बन जाता है, P इज इक्वल्स टू VT। ठीक है, इसी को अब हम देखो खोलते चले जाएंगे, एक्सपैंड करते जाएंगे। अब हमने यहाँ से क्या करा, इस W को, W का फॉर्मूला हमें पता है, हमने W को एक्सपैंड कर दिया यहाँ पे VQ के अंदर। ठीक है, हमें पता था कि W का फॉर्मूला VQ होता है, तो इसका एक नया फॉर्मूला बन गया हमारा P इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई Q अपॉन में T। अब V आपको दे रखा है यहाँ पे, इसके अंदर QT चार्ज अपॉन में टाइम का फॉर्मूला हमारा किसका होता है? ये करंट का होता है, तो यहाँ पर हम इसको करंट से रिप्लेस कर देंगे।
सब्स्टिट्यूटिंग चार्ज बाय टाइम, क्योंकि हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि कितना चार्ज और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। जब हमने 1 एम्पियर की बात करी थी कि कितना कूलम चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, वो हमारा करंट था, रिमेम्बर? Yes. या तो हमने इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया, तो QT हमारा चला गया, तो पावर का फॉर्मूला हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। इज दैट ओके? Yes. आप कुछ भी, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल। हो सकता है आपको किसी में पोटेंशियल डिफरेंस दे दें और टाइम दे दें, चार्ज दे दें और आपसे पावर पूछ लें, तो आपको पता है मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। या आपको सिर्फ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दे दें, तो आप सोचेंगे अरे वर्क डन तो इन्होंने दिया ही नहीं, अरे इन्होंने तो टाइम तो दिया ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज। तो सारे याद होने चाहिए। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ये वाला जो पार्ट है, uh, इसको भी चलो देख ही लेते हैं। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई हो रही है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो रही है, ठीक है? तो हमने क्या करा, हम इक्वेशन को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने दोनों तरफ इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हमने दोनों तरफ क्यों करा, क्योंकि जब हम खुद से कुछ चीज करते हैं ना, तो हम दोनों साइड पे करते हैं। जैसे कि मैथ्स में होता है ना, ताकि उनका जो इफेक्ट है वो नल्लीफाई हो जाए, आपस में वो इधर उधर से कट जाए, तो उनका फिर कोई यूज नहीं बचता। तो हमने पावर को टी के साथ मल्टीप्लाई करा इसी इक्वेशन में रख के, और वी आई को टी के साथ मल्टीप्लाई करा, तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, वी आई टी बन गया। अब जो हमारी स्टेडी करंट है, तो प्रोड्यूस कर रहा है कुछ हीट। स्टेडी करंट यानी कि जो करंट आपको दिया जा रहा है उसका जो इफेक्ट बन रहा है, हीट आ रही है, वो इक्वल हो जाएगी वी आई टी के। तो हीट का फॉर्मूला आपका बन गया पोटेंशियल, सॉरी, या हीट का फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है? अब हमें पता है, तो ये हमारा हीट का फॉर्मूला आ गया। Yes, ma'am. देन हमें पता है कि वी आई किसके बराबर है, V इज इक्वल्स टू आई आर के बराबर है ना? तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। V की जगह हमने क्या रखा, I तो अपनी जगह रहा, V की जगह R आ गया, और इसके साथ अपना I तो रहा ही रहा फॉर्मूले का, और T आ गया। तो आई आर मल्टीप्लाई बाय आई टी। तो इसमें क्या हो गया, हमारा आई जो थे वो हमारे 2 थे, तो ये जो 2 मैंने आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है ना, एक्चुअली आई वाज अनेबल टू पुट इट एज अ पावर वाली डिग्री। तो जस्ट कीप अ नोट कि हीट का फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर स्मॉल टी, यानी कि 2 करंट हो गए, करंट का स्क्वायर हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया और एक टाइम हो गया, ठीक है? Yes, ma'am. तो बेसिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है रजिस्टर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट के। देख रहे हो, स्क्वायर आ गया करंट का एक रजिस्टर का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भी है भाई, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग, और टाइम भी। यानी कि स्क्वायर, ये मेरा कंडक्टर है, जस्ट अ सेकंड, मान लो मेरा कंडक्टर है, ठीक है? दिस इज माय कंडक्टर। अब इसका ये कितना हीट होगा, ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि मैं इसमें से कितना करंट पास करा रही हूँ, मैं उसका स्क्वायर कर दूंगी। अगर मैं 5 एम्पियर पास करा रही हूँ तो मैं उसका स्क्वायर कर दूंगी, 10 एम्पियर हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस मान लो 20 है, 20 ओम है, तो उसके और कितने टाइम में वो पास हो रहा है, कितने टाइम के लिए पास हो रहा है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी देर तक पास होगा, जितना हाई रेजिस्टेंस होगा, जितना हाई करंट होगा, उतनी ज्यादा हीट इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। I hope this is clear now. Yes, ma'am. So let's wind up here only, and from tomorrow we will be taking this topic from electric bulb, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बल्ब कैसे फ्यूज हो जाते हैं, और हमारे घर में जब MCB गिर जाती है तो क्या होता है। Just keep a note, you have to send me the, Yes, ma'am. yeah, either you can mail me or you can just WhatsApp me Yes. previous class work and today's class work. Is that okay?
Yes, ma'am. Okay. Bye bye, Asta. Have a nice Bye. day. Thank you, ma'am.